करें शुरू। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ लिया था एक बार ही देख लेते हैं। स्टार्टिंग में हमने मीनिंग ऑफ इकोनॉमी डिस्कस करा था, कॉन्सेप्ट 1। कॉन्सेप्ट 2 में मीनिंग ऑफ स्कार्सिटी पहले लेक्चर में, और फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये तीन कॉन्सेप्ट हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करा था। फिर दूसरे लेक्चर में हम आए थे इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हमने समझा था, कॉन्सेप्ट नंबर 4। और फिर कॉन्सेप्ट नंबर 5, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था आपका, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये बातें हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 5 तक। अब कॉन्सेप्ट 6 हमारा शुरू हो रहा है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। क्या होता है ये, देखो जनरली सर ये तो हम नहीं एक आ रहा बात, है। ठीक, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हम समझ रहे थे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मैं आपको बता रहा था, यहां पे क्या होता है, जनरली हम ये बात जान चुके हैं कि हमारे रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड हैं। और लिमिटेड का मतलब ये है कि आप अपनी मनमर्जी से जितना प्रोडक्शन करना चाहो नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास मान लो फॉर एग्जांपल हम दो गुड्स मान लेते हैं इकोनॉमी में सिर्फ, वैसे तो बहुत सारे गुड्स होते हैं, हम फिलहाल के लिए दो गुड्स ले लेते हैं, कोई भी गुड एक्स, गुड वाई, या कैपिटल गुड्स या कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स में जैसे मान लो बटर हो गया, कैपिटल गुड्स में आपका गन हो गया, या कोई भी चीज ले सकते हो आप। तो दो अलग अलग गुड्स हैं, इन दोनों गुड्स के मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं, मतलब दो गुड्स के मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं जिसको एक इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है विद द यूज ऑफ गिवन टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली एम्प्लॉयड। मतलब पीपीसी का मतलब क्या हुआ, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस when the resources are fully and efficiently employed at a given level of technology। मतलब दो गुड्स के वो सारे कॉम्बिनेशन जिनको एक इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है जब उसके रिसोर्सेज फुल्ली और एफिशिएंटली इंप्लॉयड हो। फुल्ली और एफिशिएंटली इंप्लॉयड का मतलब क्या है, फुल्ली इंप्लॉयड का मतलब है कि कोई भी रिसोर्सेज खाली ना पड़ा हो, सब के सब इंप्लॉयड हो, मतलब जितने भी लेबर इकोनॉमी में वो सारे काम पे लगे हों और बाकी जो रिसोर्सेज हैं वो भी सारे काम पर लगे हों। तो रिसोर्सेज फुल्ली इंप्लॉयड का मतलब तो ये है। और एफिशिएंटली इंप्लॉयड का मतलब है, एफिशिएंटली इंप्लॉयड का मतलब है रिसोर्सेज काम पे तो लगा है, क्या वो पूरी एफिशिएंसी से काम कर रहा है। पूरी एफिशिएंसी का मतलब अगर किसी लेबर के 8 आवर्स हैं काम करने के, 8 घंटे, उसको 8 घंटे काम करना है, मान लो 8 घंटे की उसकी शिफ्ट है, लेकिन वो कभी 6 घंटे में चला जाता है, कभी 5 घंटे में चला जाता है, कभी 4 घंटे काम करके निकल जाता है। तो क्या वो फुल्ली, वो एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन हो रहा है? नहीं। एफिशिएंटली कब होगा, जब उसकी जितनी कैपेसिटी है वो अपनी पूरी कैपेसिटी पे काम करता हो। तो इसका मतलब हुआ रिसोर्सेज फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज होने चाहिए एट अ गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे कांस्टेंट मानी गई है, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी में कुछ परिवर्तन होगा तो प्रोडक्शन में भी कुछ चेंजेस आ जाएगा उसकी वजह से। तो इसलिए टेक्नोलॉजी को भी कांस्टेंट मान लिया गया है। और फिर ये बोला गया है कि दो गुड्स के मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं, उसको जब आप एक ग्राफ पे दिखा दोगे तो वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्लियर? अभी मैं कुछ चीजें आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे नोट्स भी शेयर करूंगा, वहां पे मैं आपको इसका डायग्राम बता देता हूं कैसा होता है। एक मिनट रुक जाओ आप, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या देखो, ये मीनिंग लिखा हुआ है, जो अभी मैंने आपको मीनिंग बोला, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यहाँ पे नंबरिंग थोड़ी सी चेंज हो गई है, मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि ये 7 की जगह 6 है, कॉन्सेप्ट नंबर 6 है, गड़बड़ी हो गई थी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, देखो मीनिंग वही लिखा हुआ है, रेफर टू डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस व्हेन द रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली एम्प्लॉयड। ये लिखी है ना लाइन, व्हेन द रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली एम्प्लॉयड एट अ गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। जब आपके रिसोर्सेज फुल्ली और एफिशिएंटली एम्प्लॉयड हो एक गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी पे, तो आप जितना भी प्रोडक्शन दो गुड्स का कर सकते हो उसको आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हो। उसको आप क्या कहते हो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। ठीक, अच्छा, इसकी कुछ एजम्पशंस हैं। एजम्पशंस का मतलब होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में, आगे जाके हर जगह पे आएगा ये बार बार। एजम्पशन का मतलब होता है कुछ बातें हम मान लेते हैं।
कुछ बातें हमें माननी पड़ती हैं, तभी हमारी वो जो डेफिनेशन है वो फुलफिल होगी। जैसे हमने यहाँ पे एक बात तो ये मान ली है कि इकोनॉमी में सिर्फ 2 ही गुड्स प्रोड्यूस होंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे गुड्स प्रोड्यूस होते हैं इकोनॉमी में। तो इकोनॉमी प्रोड्यूस्ड ओनली 2 गुड्स एक्स एंड वाई, हमने एक बात ये एज्यूम कर ली। रिसोर्सेज जो है वो फिक्स्ड हैं, मतलब ना तो बढ़ेंगे ना घटेंगे, जितने हैं उतने ही रहेंगे, एक बात हमने ये मान ली। फिर हमने ये भी मान लिया कि रिसोर्सेज आर फुल्ली एम्प्लॉयड, जितने रिसोर्सेज है सभी को काम मिला होगा। और हमने ये भी मान लिया रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली एम्प्लॉयड, जितनी उनकी एफिशिएंसी है वो पूरी एफिशिएंसी पे काम करेंगे। और साथ में हमने ये भी एज्यूम कर लिया स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट। तो ये सारी बातें जो होती हैं ये होती हैं एजम्पशन, मतलब ये बातें अगर हम मान लें तो फिर जितने मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं दो गुड्स के, उनको अगर आप एक ग्राफ पे दिखा दो तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है। यहाँ देखो, ये कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी। अगर मान लो आप कॉम्बिनेशन ए पे हो, फॉर एग्जांपल आप गुड एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो, तो आपको एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वाई के प्रोडक्शन को घटाना पड़ेगा। फिर आप एक्स का प्रोडक्शन और बढ़ाना चाहते हो तो आपको वाई का प्रोडक्शन फिर घटाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये जो कर्व है आपका, ये शेप है कॉनकेव शेप। अब ये कॉनकेव क्यों होता है ये थोड़ा सा ना बाद में पता चलेगा हमें। फिलहाल के लिए आप ऐसे समझो, यहाँ पे मैं एक छोटी सी टेबल बना देता हूँ, ठीक है ना। कहाँ गया, एक सेकंड, दूसरा पेज ले लूंगा। एक मिनट बस, ये लो। मान लो फिलहाल मैं आपको रेफरेंस के लिए, समझाने के लिए सिर्फ एक छोटी सी टेबल बना देता हूँ। मान लो एक गुड एक्स है और एक गुड वाई है, इसके मैक्सिमम कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं आप देखें यहाँ पे। मान लो यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। वाई के मान लो आपने ले लिया यहाँ 21, 20, 18, 15, 11, 6 एंड मान लो थोड़ा और आगे बढ़ा दें तो अगर ये 6 तो ये 0। कितने कॉम्बिनेशन हो गए? अगर मैं इन कॉम्बिनेशंस को नाम देना स्टार्ट कर दूं तो ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, सी कॉम्बिनेशन, डी कॉम्बिनेशन, ई कॉम्बिनेशन, एफ कॉम्बिनेशन, एबीसीडीईएफ, जी कॉम्बिनेशन। तो ये कॉम्बिनेशन हो। आपके दिमाग में सवाल ये उठ रहा होगा कि सर इसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इसके प्रोडक्शन को घटाना पड़ रहा है, लेकिन वो कौन से रेट पे घटेगा? तो वो जो रेट वाली कहानी है ना बच्चे, वो थोड़ी देर बाद आएगी। अभी वो हम एमओसी के अंदर पढ़ेंगे, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे होगे कि इसका 1 यूनिट बढ़ाने के लिए इसका 1 यूनिट कम करा, फिर इसका एक और यूनिट बढ़ाने के लिए इसके 2 यूनिट कम करें, इसका एक और यूनिट बढ़ाने के लिए इसके 3 यूनिट कम करें, फिर इसका एक और यूनिट बढ़ाने के लिए इसके 4 यूनिट कम करें, फिर इसका एक और यूनिट बढ़ाने के लिए इसके 5 यूनिट कम करें। इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग का रेट बढ़ रहा है। ये क्यों होता है ये अभी बाद में आएगा जब हम एमओसी पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल आपको अभी ये समझना था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है। रेफर्स टू डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज that an economy can produce when the resources are fully and efficiently employed at a given level of technology। तो इसका मीनिंग हो गया। एजम्पशंस क्या हुई? एजम्पशंस हो गई सर, दो गुड्स हैं हमारे पास, दो गुड्स हैं एक्स एंड वाई। पहली एजम्पशन, रिसोर्सेज हमारे फिक्स्ड हैं, फुल्ली एम्प्लॉयड हैं, एफिशिएंटली एम्प्लॉयड हैं और स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी मेरी कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद अगर हम इसको डायग्रामेटिकली दिखाएं तो ये कुछ इस तरीके का बनता है, ठीक है। ये कैसा होता है ये देखो, अगर दोबारा दूसरा बना ले यहाँ पे, तो ये कॉनकेव शेप होती है। और कॉनकेव क्यों होती है ये अभी आगे हम डिस्कस करेंगे बाद में। ये कॉनकेव कहते हैं इसको ऐसे। कॉनकेव का भी रीजन है, रीजन बाद में खुलेगा अभी आगे जाके, क्या रीजन होगा जब हम एमओसी पढ़ लेंगे तभी रीजन हमें समझ आ पाएगा। फिलहाल अभी ये कॉनकेव शेप है। अगर आप इस पे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाना चाहो तो कुछ इस तरीके के कॉम्बिनेशन निकल के आएंगे, ऐसे मल्टीपल कॉम्बिनेशन होंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरीके से। तो अभी हमने क्या पढ़ा इसमें? एक तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मीनिंग, फिर उसके एजम्पशंस और इसका डायग्राम। अच्छा, इसके और भी बहुत सारे नाम होते हैं, इसको और भी कई सारे नामों से जाना जाता है। देखो यहाँ पे इनके ऑल्टरनेट नेम लिखे हुए हैं। पीपीसी इज आल्सो नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर, पीपीएफ भी कहते हैं इसको, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, पीपीबी भी कहते हैं इसको, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, ठीक है। तो ये इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम भी हैं, इनको इन नामों से भी जाना जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट नंबर 8 की जगह कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तब थोड़ी सी नंबरिंग बिगड़ी हुई है। अब हम 7 पे आते हैं, फिर पढ़ना शुरू करते हैं दोबारा से, ठीक है। एक सेकंड बस, यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। अभी मीनिंग भी याद हो गया होगा आपको अभी, ठीक है ना। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स एंड सर्विसेज दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद द यूज ऑफ गिवन टेक्नोलॉजी व्हेन रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली एम्प्लॉयड। ये तो हो गया आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का मीनिंग, ठीक। उसके बाद एजम्पशंस, 4-5 एजम्पशंस हैं, वो एजम्पशंस। उसके बाद फिर आपका है डायग्राम। शेड्यूल अभी आप रहने दो, शेड्यूल दोबारा भी मैं बनाऊंगा। मैंने आपको शेड्यूल बना के दिखाया ना एक्स और वाई के अलग अलग गुड,
वो भी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, आप सोच रहे होगे सर वो कम क्यों हो रहा है। अभी वो कम का रीजन मैं समझाऊंगा आगे, एमओसी आएगा तभी समझ आएगा वो। अभी फिलहाल आप डायग्राम समझो, कॉनकेव होता है और कॉनकेव क्यों होता है ये भी भूल जाओ थोड़ी देर, वो भी आगे खुलेगा राज कि कॉनकेव क्यों होता है। ठीक है, तो यहां तक हो गया हमारा। इसके बाद क्या है सर अगला, यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। नेक्स्ट है आपका कॉन्सेप्ट नंबर 7, हमारे नोट्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जिस जिस हिसाब से मैंने नोट्स में डाला हुआ है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 7 है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट वाले चैप्टर में भी दोबारा से आएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और यहां पर भी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बिल्कुल बेसिक सिंपल मीनिंग होता है, जब भी हमारे पास एक से ज्यादा ऑप्शन होते हैं, हमारे सामने एक से ज्यादा ऑप्शन होते हैं, तो हम उनमें से कौन से ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हैं जो सबसे बेस्ट होता है हमारे लिए। जो ऑप्शन हमारे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होता है उस ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि जो सबसे बेस्ट है अगर वो ना होता तो उसके बाद जो उसका अगला बेस्ट, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव था जिसको हमने सेक्रीफाइस कर दिया होगा। समझ रहे हो मेरी बात ध्यान से? जो बेस्ट ऑप्शन आपने सेलेक्ट करा, अगर आप वो ना करते तो उसके जगह पे कोई दूसरा होता जो उसका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव था जिसको आपने छोड़ दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, वही उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। कोई ऑप्शन जो आपने सेलेक्ट कर लिया ऑलरेडी, उसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव, अगला सर्वोत्तम विकल्प, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो कि सेक्रीफाइस हो चुका है, वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो आप 10th क्लास के बाद 11th क्लास में क्रॉस करते हैं तो आपके पास 3 अलग अलग ऑप्शन होते हैं, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स के। मान लो आपको किसी ने कहा कि अगर आप आर्ट्स लेते हो आप यूपीएससी की तैयारी कर लेना, बढ़िया, आपका जो पैकेज होगा वो सबसे हाई होगा। मान लो ये मान लेते हैं कि आर्ट्स वाले बच्चों का पैकेज होगा 8 लाख रुपए पर एनम, साइंस वाले बच्चों का होगा 7 लाख रुपए पर एनम, और कॉमर्स वाले बच्चों का होगा 6 लाख रुपए पर एनम पूरे साल का। फॉर एग्जाम्पल, मैं नंबरिंग ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, किसी का भी ज्यादा कम हो सकता है। तो जो आपके सामने ये 3 ऑप्शन आपको दिखाई दिए, तो आपने क्या सोचा, 8 लाख रुपए सबसे बढ़िया ऑप्शन है मेरे लिए, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपने ह्यूमैनिटीज सेलेक्ट कर लिया। मान लो अगर आप ये सेलेक्ट ना करते तो इसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव अगला कौन सा था, कॉमर्स, जो कि आपने छोड़ दिया, 7 लाख, और उसके बाद है साइंस। तो अगला बेस्ट होता है सिर्फ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो कि हम सेक्रीफाइस कर चुके हैं बेस्ट को सेलेक्ट करने के लिए, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे मेरे नोट्स में क्या एग्जांपल लिखा हुआ है, वहां पे 2 जॉब के ऑफर हैं हमारे पास, एक होगा जर्नलिस्ट का और एक होगा बैंक एग्जीक्यूटिव का। एक में सैलरी होगी 35,000, एक में सैलरी होगी 33,000। तो 35,000 का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना होगा, 33,000। अगला वाला सर्वोत्तम विकल्प जो होता है, बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो होता है, जिसको आप छोड़ देते हो, वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। तो क्लियर है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, जो कि हमने सेक्रीफाइस कर दिया। बस सिंपल सा मीनिंग है एक लाइन का, फिर एग्जांपल लिखा हुआ है, उसके बाद एक फ्लो चार्ट बना के उसमें समझाया हुआ है। ठीक है, यहां तक चले आगे। बता दो अगर यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, पीपीसी के बारे में हो गया क्लियर, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है वो भी क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं फिर। देखो एक बार अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में यहां से रीड करके दिखा देता हूं आपको। ये आपके सामने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको दिखाई दे रहा है, कॉन्सेप्ट नंबर 7। देखो क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू कॉस्ट ऑफ, इट रेफर्स टू कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी फॉरगॉन। मतलब जो अगला बेस्ट ऑल्टरनेटिव है जिसको आपने सेक्रीफाइस कर दिया, छोड़ दिया, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज वर्किंग इन अ बैंक एंड गेट 2 जॉब ऑफर, मान लो उसके पास 2 जॉब ऑफर आते हैं, one as a bank executive at the rate 30,000 and second as a journalist at the rate 35,000। मुझे आप बताओ, आपके पास ये 2 जॉब ऑफर हैं, तो आप कौन से वाला सेलेक्ट करोगे, जर्नलिस्ट का या बैंक एग्जीक्यूटिव का? जल्दी बताओ, बोलो, माइक ऑन करके बोलो ना। जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट का, क्योंकि ये आपको जर्नलिस्ट। फायदा दिख रहा है यहाँ पे, ये सबसे बेस्ट है। अच्छा, अगर ये ना होता तो फिर कौन सा होता, ये होता, ठीक है ना। अगर ऐसा ना होता तो कैसा होता, ये वाला ऑफर हमारे पास होता। तो जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टर, अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बीइंग अ जर्नलिस्ट,
तो आप आंसर क्या, ये 35,000 लिख के नहीं आओगे, आपको जर्नलिस्ट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पूछी है तो वो होगा 30,000। हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे बाद में डिस्कस, अभी फिलहाल इसमें समझ लेते हैं एक एग्जांपल में कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बीइंग अ जर्नलिस्ट, तो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप आंसर लिखोगे ₹30,000, 30,000 रुपए, जो कि इसका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है जिसको हमने छोड़ दिया। ठीक, देखो यहाँ पे लिखा भी है आगे, इन दिस केस द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बीइंग अ जर्नलिस्ट इज ₹30,000। तो जर्नलिस्ट की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो 30,000 रुपए है। फिर एक फ्लो चार्ट बना के भी समझाने की कोशिश की है यहाँ पे। यहाँ देखो एक फ्लो चार्ट बनाया, मान लो कोई एक फिक्स फैक्टर हमारे पास है, अब पहले से हमारे पास दो ऑप्शन है फिक्स फैक्टर का इस्तेमाल करके, या तो हम 5 लाख रुपए का गेहूं का उत्पादन कर लें, व्हीट का प्रोडक्शन कर लें, या हम 4 लाख रुपए की मशीन का प्रोडक्शन कर लें। अब इन दोनों में ज्यादा वैल्यू किसकी है, ये वाली वैल्यू ज्यादा है, प्रॉफिट यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है, तो आप प्रोडक्शन ऑफ व्हीट को सेलेक्ट कर लोगे, एरो बना के लिखा हुआ है प्रोडक्शन ऑफ व्हीट सेलेक्टेड, और मशीन को सैक्रिफाइस कर दोगे, सैक्रिफाइस ऑफ मशीन प्रोडक्शन। एंड अगर आपने वेट को सिलेक्ट करा है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी 5 लाख की 4 लाख रुपए। इस 5 लाख की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी 4 लाख रुपए, जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जिसको आपने सैक्रिफाइस कर दिया। ठीक, इसके बाद जो है वो मेन है अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बस वहीं तक हम पढ़ेंगे आज, उसको समझते हैं ध्यान से, मैं उसको लिखवा ही देता हूं आपको पूरा क्या होता है वो। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 8 होगा ये आपका, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एमओसी एंड एमआरटी। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एमओसी और एमआरटी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, दोनों में एक छोटा सा फर्क होता है, वो अभी फर्क मैं बाद में बता दूंगा, आप सिर्फ एमओसी देखें यहाँ पे। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दोनों एक ही बातें होती हैं। फिलहाल हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझते हैं। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जैसे कि अभी मैंने आपको पीछे बताया था एक टेबल बना के, कि एक एक्स्ट्रा यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए आपको कुछ सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं यूनिट, तो जितने भी नंबर ऑफ यूनिट आप सैक्रिफाइस करते हो उस रेट को एमओसी कहा जाता है। जैसे कि अगर हम इसका मीनिंग लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट, it refers to the number of unit of a commodity. It refers to number of unit of a commodity sacrificed to increase to increase to increase the production to increase the production to increase the production of another to increase the production of another commodity। ये कह रहे हैं कि दूसरी कॉमोडिटी के एक यूनिट का ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए पहली वाली कॉमोडिटी के जितने यूनिट सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं उसको एमओसी कहा जाता है। अगर हम इसको फॉर्मूले के फॉर्म में देखें तो दो अलग अलग इक्वेशन लिख रहा हूं मैं आपको। अगर आपके पास एमओसी और ऐसे लिखा है नीचे एक्स एंड वाई, इसका मतलब होता है, एरो बनाओ ऐसे, ये इसका मतलब होता है कि y के कितने यूनिट बाद में जो होता है ना उसको सैक्रिफाइस यूनिट कहते हैं। लॉस ऑफ y के कितने यूनिट सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे x का एक यूनिट गेन करने के लिए, गेन ऑफ x। और अगर ये इस तरीके से लिखा हो एमओसी वाई एक्स, एक्स बाद में और y पहले, तो इसका मतलब होगा लॉस ऑफ x, x के कितने यूनिट लॉस करने पड़ेंगे y का एक यूनिट गेन करने के लिए, गेन ऑफ y। जैसे इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट एमओसी एंड एमआरटी, कैलकुलेट एमओसी एंड एमआरटी। कैलकुलेट एमओसी एंड एमआरटी, मान लो पॉसिबिलिटी है आपके पास, पॉसिबिलिटी ए बी सी डी ई एंड एफ,
ये अलग अलग पॉसिबिलिटी है हमारे पास। पॉसिबिलिटी के बाद एक गुड्स है x और एक गुड्स है y। 0 1 2 3 4 5। y कॉमोडिटी में मान लो 21 20 18 15 11 एंड 6। हमें एमओसी और एमआरटी निकालना है। टेक्निकल टर्म में एमओसी को ही एमआरटी कहते हैं। जो टेक्निकल टर्म्स की अगर हम बात करें तो टेक्निकल टर्म्स में एमओसी को ही एमआरटी कहा जाता है। अब देखो फर्क क्या होता है, जब आप पूरा डिवाइड कर दो, कंप्लीट डिवाइड कर दो, जैसे देखो इसमें कितने का लॉस हो रहा है 1, इसमें कितने का गेन हो रहा है 1, तो अगर आप इसको कंप्लीट डिवाइड कर लो 1/1 तो ये 1 आ जाएगा एमओसी। फिर इसमें कितना लॉस हो रहा है 2। अच्छा एक मिनट पहले तो डैश रहता है, सॉरी, पहला हमेशा डैश रहेगा, पहला हमेशा डैश रहेगा, क्योंकि आप चेंज जब ही निकाल पाओगे जब दो चीजों को कंपेयर करोगे। अब इसमें कितना लॉस हो रहा है 1 और गेन कितना हो रहा है 1, तो ये 1 आ जाएगा। फिर कितना लॉस हो रहा है 2, गेन कितना हो रहा है 1, तो ये 2 आ जाएगा। फिर कितना लॉस हो रहा है 3, गेन कितना हो रहा है 1, तो ये 3। देखो 3 का लॉस हुआ। फिर 15 से 11 कितना लॉस हुआ 4, इसमें 3 से 4 कितना गेन हुआ 1, तो ये 4 आ गया। फिर कितना लॉस हुआ 5, कितना गेन हुआ 1, ये 5। अगर आप पूरा डिवाइड कर दो तो एमओसी। और अगर आप इसको रेशियो के फॉर्म में लिख दो, जैसे लॉस किस में हो रहा है y में और गेन किस में हो रहा है x में। आप ध्यान से देखें, लॉस किस में हो रहा है y में और गेन किस में हो रहा है x में। तो अगर मैं यहाँ पे 1:1 या 1x 1y कर दूं तो भी बात सही है। 2:1, 3:1, 4:1 और 5:1। अगर आप इसको रेशियो के फॉर्म में लिख दो तो वो एमआरटी हो जाएगा। बाकी दोनों एक ही चीज होगी। मैं आपको पहले बता दिया था, टेक्निकल टर्म में एमओसी को ही एमआरटी कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये इंक्रीज क्यों हो रहा है 1 2 3 4 5, ठीक है ना। आखिर ये इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्वेश्चन ये है। क्या ये डिक्रीज भी हो सकता है या ये कांस्टेंट भी रह सकता है? क्या ये डिक्रीज भी हो सकता है या ये कांस्टेंट भी रह सकता है? हमें इसी सवाल का आंसर ढूंढना है। यहां तक क्लियर है? एमओसी क्या है सर? नंबर ऑफ यूनिट सैक्रिफाइस टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अनदर यूनिट। फॉर्मूले की बात करें तो ये, और टेबल रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये। आप चाहो तो बाद में घर पे ना इन दोनों नंबर्स को एक्स और वाई एक्सिस पे लेकर डायग्राम बनाना, कॉनकेव शेप ही निकल के आएगा। क्योंकि मैंने अभी आपको पीछे बताया था कॉनकेव शेप का रीजन क्या है, इंक्रीजिंग एमओसी। ठीक है, अभी इसका रीजन ना अगले क्लास में डिस्कस करूंगा मैं। अभी आप सिर्फ ये 3 नोट देख लो, ये 3 नोट देख लो। ये टेबल यहाँ बनी हुई थी पहले से, मैंने आपको बना दी ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए। नोट नंबर 1, इफ एमओसी शो इंक्रीजिंग ट्रेंड देन पीपीसी कॉनकेव, तो ये कॉनकेव शेप होगा। अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड होगा एमओसी, जैसे 1 2 3 4 5 आया हमारे एग्जांपल में। इफ एमओसी शो डिक्रीजिंग ट्रेंड देन पीपीसी कॉन्वेक्स। इफ एमओसी शो कांस्टेंट ट्रेंड देन पीपीसी स्ट्रेट लाइन, तो ये स्ट्रेट लाइन होगा। इसकी जो ओरिजिनल शेप होती है वो कॉनकेव होती है। इसके पीछे कारण है, कॉनकेव के पीछे ना रीजन है। ये रीजन मैं आपको नेक्स्ट वाले लेक्चर में बताऊंगा जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे पीपीसी की, कि ये कॉनकेव क्यों होता है। ठीक है ना, पीपीसी कॉनकेव क्यों होता है, ऐसा एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो पीपीसी कॉनकेव क्यों होता है ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले में। फिलहाल अभी ये 3 नोट है। अभी मैं आपको नोट्स में दिखा देता हूँ जो खाली जगह है वहां पे आपको क्या क्या लिखना है। ठीक है ना, आप प्रिपेयर कर लेना अच्छे से। हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहो तो हैंड रिटन नोट्स बना लेना, अपनी नोटबुक मेंटेन कर लेना तो ज्यादा सही रहेगा। उसमें आपको कम जगह पे अच्छा मैटर अवेलेबल हो जाएगा। तो ये हमने कहां तक पढ़ा? एमओसी तक। एक सेकंड रुकना बस, बिलीव मत करना। पीपीसी हो गया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उसके एजम्पशंस, उसका डायग्राम, उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बस ये 3 चीज जानी है। अब इसी पे लिंक है आगे के टॉपिक। एक तो हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी, क्या क्या रह गया हमारा। 2 ही प्रॉपर्टीज हैं, एक तो कॉनकेव होता है, दूसरा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। फिर हम पढ़ेंगे शिफ्ट इन पीपीसी, राइटवर्ड लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है और रोटेशन कैसे होती है। और फिर हम पढ़ेंगे पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक, चैप्टर लास्ट हो जाएगा। ठीक, अभी नोट्स में क्या क्या पढ़ा हमने वो देख लेते हैं एक बार। और कुछ कुछ चीजें यहाँ पे खाली भी होंगी तो ये आप फिल कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था आपको। कहाँ गया ये? ठीक है, वेट।
ठीक है, आ जाते हैं आगे जहां से हमने पढ़ना शुरू करा था, ये रहा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, कॉन्सेप्ट नंबर 7 लिखा हुआ है लेकिन ये 6 है, आप इसमें करेक्शन कर लेना बाद में। कॉन्सेप्ट नंबर 6, ये हमने पीपीसी का मीनिंग पढ़ लिया था, वही मीनिंग यहाँ लिखा हुआ है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद द रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली एम्प्लॉयड एट अ गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, फिर आपकी एजम्पशंस लिखी हुई है नीचे और आपका डायग्राम भी यहाँ बना हुआ है। फिर आपका जो ये बॉक्स दिख रहा है, पीपीसी इज आल्सो नोन बाय द फॉलोइंग नेम, वो 4 नाम आप यहाँ लिख सकते हैं। पीपीएफ भी कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, पीपीबी भी कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व और ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री। फिर हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिस्कस करा था, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो था आपका, जिसको आपने सेक्रीफाइस कर दिया, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वही एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है बैंक एग्जीक्यूटिव और जर्नलिस्ट वाला, और वो फ्लो चार्ट भी यहाँ बना हुआ है, वो फ्लो चार्ट भी आपका यहाँ पे बना हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो डिस्कस करा हमने। इसके बाद हमने डिस्कस किया मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में अगर आप देखें तो यहां पर आपका मीनिंग लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में। इट रेफर्स टू नंबर ऑफ यूनिट ऑफ अ कमोडिटी सैक्रिफाइस टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अनदर कमोडिटी। ठीक है, तो ये मीनिंग आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है लिखा हुआ। फिर फॉर्मूले दोनों लिखे हुए जो अभी नोटबुक में मैंने लिखवाया, एक टेबल बनी हुई है जिसमें एमओसी कैलकुलेट करके दिखाना है, तो आप यहाँ पे लिख लेना एमओसी 1 2 3 4 5 आ रहा था हमारा। एक एमआरटी का कॉलम भी साइड में बना सकते हैं, जगह है। ठीक है, एमआरटी में रेशियो के फॉर्म में लिख देंगे। और ये जो बॉक्स आपको साइड में दिखाई दे रहा है खाली, ये जो राइट साइड में आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है खाली, इस बॉक्स में वो 3 नोट लिखने हैं। नोट नंबर 1, अगर एमओसी हमारा इंक्रीजिंग ट्रेंड का होगा, अगर एमओसी हमारा इंक्रीजिंग ट्रेंड का होगा तो आपका जो पीपीसी होगा वो कैसा होगा, कॉनकेव शेप होगा। अगर एमओसी हमारा इंक्रीजिंग ट्रेंड का होगा तो पीपीसी आपका कैसा होगा, कॉनकेव शेप का होगा। अगर डिक्रीजिंग ट्रेंड होगा तो कॉन्वेक्स शेप होगा, और अगर कांस्टेंट ट्रेंड होगा तो स्ट्रेट लाइन होगा। ये मैं आपको एक टेबल और डायग्राम से प्रूफ करके दिखा दूंगा बाद में जब चैप्टर एंड हो जाएगा हमारा। अभी हमें क्या पढ़ना है, इसके बाद सीधा कैरेक्टरिस्टिक जो 2 हैं सिर्फ, फिर शिफ्ट, ज्यादा नहीं है, अब एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा सब कुछ। ये शिफ्ट के बाद पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमी, फिर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। समझ गए? ठीक है, ठीक है यहां तक। अच्छा, 1 मिनट। ठीक है, एक क्लास और ये खत्म, फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए एक क्लास अगर लगे तो लगे, अदरवाइज फिर ये लास्ट हो जाएगा। ठीक है, बंद करते हैं इसको।